हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और पॉलिटी की अगली क्लास लेकर आए हैं। ये अगला नया चैप्टर है। इसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। संघ और राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग और उन लोगों को मिलने वाला अधिकार या उनसे संबंधित जो अधिकार होते हैं जिसके आधार पर उन्हें नागरिकता का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो आइए नागरिकता पढ़ते हैं हम। तो देखो, नागरिकता क्या है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि नागरिकता का मतलब क्या होता है। अर्थात वह व्यक्ति जो किसी राज्य की सीमा में रहता है और उसे राज्य के द्वारा दिए गए अधिकार हैं और जो राज्य के मानकों पे या राज्य के मानकों को पूरा करता है उसे उस राज्य का नागरिक माना जाता है। तो सीधा सीधा समझिए कि नागरिकता किसे कहते हैं। हम स्लाइड से संबंधित चीज़ों को समझते हैं। जब मैंने आपको पॉलिटी की पहली क्लास पढ़ाई थी तो पॉलिटी की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है, तो व्यक्ति कैसे नागरिक बनता है। तो हम भारत के लोग, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग का मतलब ही क्या है, नागरिक हैं। यानी जब हम भारत की बात करते हैं, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के लोग तो ये क्या है, ये नागरिक हैं। अर्थात भारत के लोगों को ही नागरिक माना गया है। अब इसमें भारत के लोगों को जो यानी कि जो संवैधानिक व्याख्या है भारत के लोग की, वो किसको पूरी करती है, वो नागरिक होने को पूरी करती है। अर्थात जो 18 वर्ष की उम्र को पूरी कर चुका है भारत के संविधान के अनुसार, वो हर व्यक्ति किस में बदल जाएगा, नागरिक में बदल जाएगा। उसके लिए कुछ मानक और शर्तें दी गई हैं जिनके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दी गई शर्तें हैं और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति नागरिक होता है। ठीक है, तो संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता के प्रावधान है, उन्हीं को हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए इन प्रावधानों में क्या दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति में और नागरिक में क्या अंतर है। व्यक्ति और नागरिक, तो व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, हर प्रकार यानी कि ऐसा मानव जिसमें लॉजिक और तर्क करने की क्षमता होती है वो व्यक्ति होता है, या जिसमें विवेक होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन उस व्यक्ति को जब एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ला दिया जाता है तो उसे नागरिक कहते हैं। तो वो संवैधानिक व्यवस्था क्या है, देखें तो नागरिकता की शर्तें, सिटीजनशिप किसे कहते हैं। तो पहले समझिए कि नागरिक क्या है, कि राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता का मतलब क्या है, अर्थात तो राज्य मानता है कि ये हमारा ही व्यक्ति है और वह अपने राज्य और संविधान के प्रति आस्था रखता है, तो क्या कहलाता है, नागरिक कहलाता है। सिंपल सी बात है। संविधान के प्रति आस्था का मतलब क्या है, संवैधानिक व्यक्ति, संवैधानिक व्यक्ति, संवैधानिक व्यक्ति। और यही संवैधानिक व्यक्ति क्या कहलाता है, संवैधानिक व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, नागरिक कहते हैं। ये किसी भी राज्य के अंतर्गत आने वाला संवैधानिक व्यक्ति नागरिक होता है, फिर वो भारतीय हो, फिर वो अमेरिकन हो, फिर वो कैनेडियन हो, फिर वो ब्रिटिश हो, फिर कोई भी हो। अगर एक व्यवस्था के एक संविधान के अंदर है तो वो उस राज्य का नागरिक कहलाता है। तो व्यक्ति में और नागरिक में यह सीधा सा अंतर आपको समझ आना चाहिए। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है। और नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है, नागरिकता है एक स्थिति। क्या होती है, स्थिति। उसमें उस नागरिक के रूप में समस्त यानी कि सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। उसे नागरिक के रूप में क्या होते हैं, सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी विदेशी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। ठीक है, अर्थात जो अधिकार नागरिक को प्राप्त होते हैं वो हो सकता है किसी विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त हो, लेकिन नागरिक होने के लिए जो अधिकार चाहिए वो विदेशी व्यक्ति को नहीं होते। सिंपल सी बात है। इन्हीं को हम आगे अभी पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति नागरिक हो सकता है। समझिए इस बात को। नागरिकता संबंधी प्रावधान हम पढ़ेंगे, नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो देखिए भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के संविधान से संबंधित नागरिकता संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, ये फैक्ट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाग 2 में निम्न में से क्या दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र,
नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कुछ भी इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता के लिए प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों में क्या बताया गया है? देखो, संविधान में केवल वह उल्लेखित है कि संविधान के लागू होने के समय, अर्थात संविधान कब लागू होता है? संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं। अर्थात हमारे जो संविधान है उसमें जो मानक बनाए गए हैं वो 26 जनवरी 1950 के आधार पर तय किए गए हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन संविधान लागू हुआ था। कुछ चीज़ें 19 जुलाई आपके 47 और 48 के आधार पर भी हैं, उन्हें अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है वो। देखिए, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद को विधि बनाने संबंधी अधिकार है। देखो, भारत में एकल नागरिकता है और एकल नागरिकता के लिए कौन विधि बनाएगी? संसद विधि बनाएगी। अब ऐसे तो है नहीं कि पूरे भारत के लिए किसी राज्य की विधानसभा विधि बना देगी, अर्थात भारत में रहने वाला व्यक्ति पूरे भारत का नागरिक होता है, इसलिए हमारी भारतीयता, हमारी नागरिकता क्या है? भारतीयता। तो भारतीयता को या भारतीयता के मानक बनाने के लिए कौन प्रतिबद्ध है? भारत की संसद। तो ये अधिकार अनुच्छेद 11 देता है किसको? संसद को। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को देता है। किसी संप्रभु राष्ट्र में राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते। अर्थात संसद स्पेशल यानी कि स्पेशलाइजेशन देती है किसको? नागरिकों को। किससे अलग? किसी विदेशी नागरिक से अलग। अर्थात नागरिकता के जो मानक हैं वो नागरिकों को दिए जाते हैं, विदेशी व्यक्ति को नहीं। अब देखो, इसमें जो इस प्रकार हैं वे इस प्रकार क्या क्या है? वे इस प्रकार हैं। देखो, नंबर 1 इसका मानक क्या है? पहला मानक देखिए, केवल धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, देखो यहाँ लिखा है केवल। केवल का मतलब है इनसे अलग अगर कोई है तो उस पर शर्त लागू नहीं होती। तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब है उसे रोका गया है। अनुच्छेद 15 सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को केवल लिखा है तो केवल ध्यान रखना है, ये ऐसे ही लिखा जाता है एग्जाम में। अगर वहाँ केवल नहीं होगा और फिर दूसरे स्टेटमेंट में केवल होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन टिक करूं। तो आपको ये वर्ड्स याद रखना है, केवल। तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो देखो, इसमें भाषा नहीं है, इसमें भाषा नहीं है, इसमें नस्ल नहीं है, ठीक है। इत्यादि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात उसमें प्रतिषेध किया जा सकता है। तो सॉरी, प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15। तो इसका मतलब है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं करेगा। ये क्या है? आपके मौलिक अधिकार। अर्थात ये मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स किसको प्राप्त हैं? ये भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, ये किसी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लोक नियोजन के विषय में। लोक नियोजन, लोक नियोजन का मतलब होता है जो सरकार वैकेंसी निकालती है। जैसे अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है तो ये क्या है? ये लोक नियोजन है। यूपीएससी की वैकेंसी आती है, ये क्या है? लोक नियोजन है। यानी कि जो रिक्रूटमेंट करती है गवर्नमेंट लोगों तक संसाधन पहुंचाने के लिए। लोक का मतलब लोग और नियोजन का मतलब है उनके लिए मैनेज करना, क्या? संसाधनों के लिए। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर का मतलब है जैसे यूपीएससी वैकेंसी निकालती है या यूपीपीसीएस वैकेंसी निकालते हैं, तो अवसर की समानता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है उसे किसी भी आधार पर समानता दी जाएगी, अर्थात उसे रोका नहीं जाएगा, उसके साथ असमानता नहीं की जाएगी। लेकिन ये केवल भारत के व्यक्ति के साथ है। अमेरिका का व्यक्ति या पाकिस्तान का व्यक्ति यहाँ के ये नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 16 में ये लिखा हुआ है कि लोक नियोजन के आधार पर अवसर की समानता। तो ये अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में जो दी गई है ये केवल भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त है। एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से कौन से संवैधानिक अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो उसमें सीधा सीधा लिखा आ जाएगा लोक नियोजन के लिए के विषय में अवसर की समानता। अब आप सोचेंगे, वहाँ सोचते हैं यार अवसर तो सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। ये राज्य तय करेगा कि हमारे व्यक्तियों को पहले अवसर मिलना चाहिए, बाहर से आने वाले को बाद में, ठीक है। तो अभी से देखिए,
विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, निर्बाध विचरण। देखो विचार का मतलब है बोलने का, सॉरी विचार का मतलब है आइडिया, अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना आइडिया को, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन अर्थात आप धरना दे सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण, ठीक है। निर्बाध विचरण कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, निवास कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप अपना संघ बना सकते हैं जो ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं या कोई संगठन बना सकते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 भी केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। कोई पाकिस्तानी व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति, कनाडियन व्यक्ति या चाइनीज व्यक्ति यहाँ आके संघ नहीं बना सकता, यहाँ आके कहीं भी विचरण नहीं कर सकता, सरकार उसे रोक सकती है। अर्थात ये सीधा सीधी बात कही गई है कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो इससे ये तय होता है कि हमने अर्थात राज्य ने ये अधिकार किसको दिए हैं? नागरिकों को। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक का मतलब है जो बहुसंख्यक है उनसे दूसरे जितने भी हैं सब अल्पसंख्यक हैं। जैसे बहुसंख्यक कौन है? भारत राष्ट्र में बहुसंख्यक कौन है? जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं वो बहुसंख्यक है, और उससे इतर जितने भी दूसरे हैं वो सब अल्पसंख्यकों में आ जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे फिर वो ज़रथुस्ट्र हो, कोई भी हो, तो वो सब अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29। तो ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यक इसलिए लिखा गया है जिससे ये बिल्कुल विस्तारित रूप से ये नोटिस हो जाए कि उन्हें तो रोका ही नहीं जा सकता, बहुसंख्यक को भी नहीं रोका जा सकता। इसे हम ऐसे कह सकते हैं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29। अर्थात देखो अल्पसंख्यक जैसे भारत में ईसाई अल्पसंख्यक है तो वो भारत का नागरिक है, तो अनुच्छेद 29 के आधार पर उसे ये अधिकार मिलेगा। लेकिन बाहर का ईसाई आके, ब्रिटेन का ईसाई आके, या अमेरिकन ईसाई आके, या भूटान का ईसाई आके, या चाइनीज ईसाई आके, मतलब कोई भी विदेशी ईसाई आके ये नहीं कह सकता कि मैं अनुच्छेद 29 का उपयोग करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको भारत की नागरिकता लेनी होगी, उसके बाद ही फिर आपको ये सब चीज़ें या ये अधिकार दिए जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 30। अर्थात अपनी संस्कृति का मतलब जो हमारी कल्चर है उससे संबंधित आप क्या कर सकते हैं? कोई संस्था बना सकते हैं, शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। जैसे आपकी कल्चर है, आप में कोई विशेष भाषा बोली जाती है, जैसे अवधी भाषा है तो आपका एक वो विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, तो अवधी भाषा को लेकर आप कोई विशेष संगठन बना सकते हैं, हिंदी के लिए बना सकते हैं, उर्दू के लिए बना सकते हैं, इसी तरीके से लैटिन के लिए, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो वो शर्त किस पे पूरी होती है? अनुच्छेद 30 के आधार पर उसकी स्थापना कर सकता है और प्रबंधन कर सकता है। तो इस प्रकार की ये अभी देखिए इसमें ये 5 अधिकार किसको प्राप्त हैं? ये आपके भारत के नागरिक को प्राप्त है। अब इसके अलावा कुछ और अधिकार हैं, इसके अलावा कुछ और अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अब देखिए भारतीय नागरिक का मतलब ये नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, जन्म से नहीं, उसे नागरिकता मिलनी चाहिए। बस भारत सरकार ने उसे नागरिकता दी है, यानी कि उसे नागरिक, उसके पास नागरिकता होनी चाहिए, तो ये सब अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका में क्या है? जन्म से होना चाहिए, तो अमेरिका का थोड़ा सिस्टम अलग है। इसके अलावा कुछ अन्य उच्च पद हैं। अन्य उच्च पद क्या है? जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, महान्यायवादी जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है, महाधिवक्ता, और आपका जैसे पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। अर्थात ये जो 4-5 पद दिए गए हैं, इन पदों पर केवल भारतीय नागरिक का मतलब ये है कि चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, लेकिन अगर वो भारत का नागरिक है तो वो इस पद तक जा सकता है। केवल उसके पास नागरिकता होनी चाहिए। कैसी? भारतीय नागरिकता। तो जैसे देखिए जब 2014 में, सॉरी 2014 में नहीं, 2009 में जब चुनाव जीती थी कांग्रेस, तो सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई और इस बात पर विवाद बना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने भारतीय नागरिक से शादी की है, तो भारतीय नागरिकता अपने आप ही उनको मिल जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस पद को त्याग दिया, जिससे विवाद का विषय ना बने और एक नेगेटिव असर ना जाए। ठीक, तो ये जैसे पद हैं उन पर भारतीय नागरिक को ही
स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा संसद में और राज्य की विधानमंडलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भाई जब वो चुनाव जीतकर आ गए तो फिर उसमें कोई मैटर ही नहीं बचता कि भारतीय नागरिक होना है या नहीं। आगे देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। जो भारत के संविधान के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है वे क्या बनते हैं। अब देखो संवैधानिक प्रावधान में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ, संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ का मतलब है जब संविधान को हमने अपना लिया, संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ अनुच्छेद 5 से 8 तक के नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए। कब? 1949 26 नवंबर को। अर्थात जैसे ही संविधान लागू होता है, अर्थात जैसे ही बनता है 26 नवंबर 1949 को, तो नागरिकता के 3 अधिनियम या 3 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 यानी कि 4 तुरंत लागू कर दिए गए। तो अनुच्छेद 5 से 8 तक क्या है? जन्म, प्रवसन और अधिवास। जन्म का मतलब भारत में जन्मा हो, प्रवसन यानी कि बाहर से भारत में आया हो। कब? एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थायी रूप से निवास करने के आशय से, अर्थात बाहर से आके स्थायी रूप से भारत में रह रहा है। और अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या करता है। अधिवास का मतलब है यहाँ पहले से ही रह रहा है, तो उसको ये व्याख्यायित करता है। कौन सा? 5 से लेकर 8 तक। अब देखिए संविधान के प्रारंभ में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, जो इस प्रकार है। कैसे माना जाएगा भारत का नागरिक? जो इस प्रकार है। अब कैसे? इसकी शर्तें क्या है? नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा है और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका निवास है। क्या है? उसका निवास स्थान है, अर्थात भारत की सीमा के अंदर, चाहे माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो, चाहे माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो, यह अनुच्छेद 5A कहता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है, उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हो या नहीं हो, चाहे उनकी नागरिकता हो या ना हो, उसे भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। वह व्यक्ति जो भारत में पैदा ना हुआ हो परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हो, उसके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो और उसके माता पिता की राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो। देखिए, चाहे उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन उनमें से माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, फिर चाहे उन्हें नागरिकता हो या ना हो। बड़ा अजीब सा है, थोड़ा सा टेक्निकल नहीं है, समझ में आ जाएगा। दोबारा से पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। एक व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है, उसके माता पिता में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्म नहीं लिया है, उसके माता पिता में से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए या उसको नागरिकता होनी चाहिए। मतलब नागरिकता किस आधार पर? भारतीय राज्य के क्षेत्र में निवास करने के आधार पर, फिर चाहे उन पर नागरिकता हो या ना हो। ठीक है, तो उसके माता पिता की राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए तीसरा क्या कहता है? वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में ना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ हो और उसके माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, और उसके माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ था। आगे देखिए, लेकिन वह व्यक्ति भारत का निवासी है। देखिए, चाहे उसका जन्म भारत में नहीं हुआ हो और उसके माता पिता भी भारत में ना जन्मे हो, लेकिन वह भारत का निवासी हो, संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर रहता हो। इसका मतलब यह है कि बाहर से आके रहने लगे वे लोग और पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहे हैं, तो भारतीय नागरिकता उन्हें दी जा सकती है। ये स्वतंत्रता के समय की बात है, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के माता पिता की राष्ट्रीयता का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। उनकी राष्ट्रीयता क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो 5 वर्ष से भारत में रह रहा होगा। यह प्रावधान भारत में निवास कर रहे कौन? पुर्तगाली। अर्थात ये किसके लिए था? पुर्तगालियों के लिए। उनसे कहा था कि आप पिछले 5 वर्ष से रह रहे हैं तो रह सकते हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है, आपके माता पिता का हुआ है नहीं हुआ, ये कोई मैटर नहीं करता। ये कौन कहता है? आर्टिकल 5C। तो सिंपल सा है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 5C। अब देखिए आगे, अगला आता है पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भी भारतीय नागरिक बन सकता है, इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें थी। अब तो आपने पढ़ा
कि 1949 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू होता है तो उसके साथ ही कैसे संवैधानिक प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है, और हमने पढ़ लिए हैं। और उसमें आपने देखा कि पुर्तगालियों के लिए भी, जो यानी कि जो भारत से अलग विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया कि केवल 5 वर्ष तक अगर आप रह रहे हैं भारत में तो रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको हम नागरिकता दे देंगे। अब बात आती है पाकिस्तान की, अर्थात जो पाकिस्तान के व्यक्ति हैं जो भारत में आए हैं, या पहले पाकिस्तान में रहते थे, बंटवारे के बाद फिर भारत में आ गए, या जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान चले गए फिर वापस आ गए, तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ। इसको हम 2 क्लास में ख़त्म करेंगे नागरिकता को, एक में नहीं होगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।